हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम और हेनरी का नियम में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी द्रव लिक्विड है उसमें किसी गैस को घोलेंगे तो हमको क्या उसमें अप्लाइड करना पड़ेगा, प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाइड करेंगे उतना ही ज्यादा किसी भी गैस की घुलनशीलता अधिक होगी। और ये प्रेशर किस पर निर्भर करता है, मोल भिन्नांक पर। मतलब कि घुलनशीलता किस पर निर्भर किया, मोल भिन्नांक पर। और इसको हम लोगों ने देखा था कि किसी भी गैस की घुलनशीलता मोल भिन्नांक के समानुपाती होता है और P बराबर इस समानुपाती को तोड़े तो KH इंटू एक्स, जहां KH एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। इतना तक हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग को आज देखना है कि हेनरी के नियम का उपयोग, कि हेनरी का नियम का कहां कहां उपयोग होता है उसको जरा हम लोग देखें। कि सबसे पहले कि इसमें जो मूल बात हुआ कि घुलनशीलता किस पर निर्भर करता है, प्रेशर पर। तो आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक जो पीते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होता है। तो उसको घुलाने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता होगा, प्रेशर का। तो उच्च दाब पर CO2 गैस को घुलाया जाता है, किसके नियम के अनुसार, तो हेनरी के नियम के अनुसार। कि ज्यादा प्रेशर दे देते हैं तो द्रव में गैस घुल जाता है। तो पहला नंबर लिखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक। चलिए, उसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है मृदु पेय पदार्थ। मृदु माने मीठा, पेय मतलब पीने वाला पदार्थ। तो मृदु पेय पदार्थ में CO2 गैस को उच्च दाब पर घुलाया जाता है। तो चलिए लिखिए, तो नंबर 1 में मृदु पेय पदार्थ में, यहां देखो ऐसे, मृदु पेय पदार्थ, मृदु पेय पदार्थ में CO2 गैस को, CO2 गैस को उच्च दाब पर घुलाया जाता है। CO2 गैस को उच्च दाब पर घुलाया जाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, चलिए दूसरा बात को हम लोग पहले समझे। यहां ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अभी ऑक्सीजन गैस नाक द्वारा होते हुए हमारे लंग्स में जाता है। तो लंग्स में जब जाता है तो वहां लंग्स में ब्लड रहता है। अब ब्लड में जाके कौन सा गैस घुलता है, तो ऑक्सीजन गैस घुल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सॉल्युबल होता है और ऑक्सीजन के साथ CO2 N2 भी रहता है, लेकिन वह घुलनशील नहीं होता है। इसलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अब ऑक्सीजन की घुलनशीलता जाकर हुआ कहां पर, लंग्स में। अब देखिए, आप लोग बाबा रामदेव को सुने होंगे, रामदेव की अनुलोम विलोम करते हैं।
तो क्या बताते हैं कि ऐसे करके नाक को ऐसे बंद कर दीजिए और खूब जोर से सांस लीजिए, बोला जाता है। अब उसका वैज्ञानिक कारण है, यह वैज्ञानिक कारण किस पर? तो हेनरी के नियम पर। बाबा रामदेव हेनरी के नियम के आधार पर खूब फल फूल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। जैसे कि देखिए, एक नाक बंद करके हम जब खूब जोर से सांस लिए तो इसका प्रेशर हाई बन जाता है और उसका हाई प्रेशर पर वह ऑक्सीजन लंग्स में जाता है। अब लंग्स में गया तो ब्लड में ऑक्सीजन आसानी से घुल जाता है। अब यह ऑक्सीजन घुल गया तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता बढ़ गई, कैसे? तो हाई प्रेशर पर। तो आप लोग भी अगर चाहें तो आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खूब जोर से सांस लेना चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो आपके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगा। तो ज्यादा बुद्धि ग्रहण करने के लिए आपको प्रतिदिन ऑक्सीजन जोर जोर से, आप भी ऐसे भी देखते होंगे कि आप जब जब ज्यादा दौड़ते होंगे तो दौड़ने के बाद आप देखते होंगे कि आप खूब जोर से सांस लेते हैं। क्यों सांस लेते हैं जोर से? ताकि आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो तुरंत आपका शरीर नॉर्मल हो जाता है। तो जितना ज्यादा बुद्धिमान बनना है उतना ज्यादा शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आपको जोर से सांस लेना जरूरी है। खूब जोर से 2 मिनट 4 मिनट सांस ले लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या हो जाएगी? शरीर को बढ़ जाएगी। तो चलिए दूसरा नंबर पॉइंट लिखा तो जाए। हेनरी के नियम के आधार पर, हेनरी के नियम के आधार पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन रक्त में उच्च दाब पर, रक्त में उच्च दाब पर अधिक घुलता है, उच्च दाब पर अधिक घुलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन भी किसके आधार पर काम कर रहा है? तो हेनरी के नियम के आधार पर। तीसरा तीसरा पॉइंट हम लोग यहां पर देखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखना चाहेंगे, एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव। अब जलीय जीव जैसे मछली का ही हम एक उदाहरण लें। पानी मछली में रहती है, तो पानी मछली में जो रहती है तो पानी कहीं पे ज्यादा ठंड भी रहता है जैसे बर्फीले प्रदेश में, और समुद्री एरिया में पानी जो जहां पर सामान्य वातावरण है वहां का टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है। तो अब आप बताइए कि पानी ठंडा पानी में ज्यादा रहना, बर्फीला पानी में रहना पसंद करेगा कि सामान्य पानी? तो इसका उत्तर है कि जलीय जीव हमेशा चाहेगा कि ठंडा जल में रहे। जितना ज्यादा ठंडा जल रहेगा वहां पर वह ज्यादा रहना पसंद करेगा। क्यों रहना पसंद करेगा? इस पर विचार कीजिए तब समझ में आ जाएगा। एक्वेटिक एनिमल मतलब जलीय जीव। अब इस जलीय जीव के लिए हम यहाँ पर एक मान लिए कि एक समुद्री एरिया या कोई जलीय स्थान है जिसमें पानी है, और एक दूसरा भी जलीय स्थान है जिसमें पानी, इसमें भी O2 है घुला हुआ और इसमें भी O2 है घुला हुआ। ऑक्सीजन पर बात कर रहे हैं हम लोग तो दिमाग में समझ में आएगा। तो O2 जो है कि अगर गर्मी बढ़ जाएगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो ये ऑक्सीजन तक उड़ जाएगा। लेकिन अगर ठंडा जहां रहेगा वहां ऑक्सीजन इसमें ज्यादा मात्रा में घुला हुआ रहेगा। तो यहां भी ऑक्सीजन घुला हुआ है और यहां भी ऑक्सीजन घुला हुआ है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन किस में ज्यादा रहेगा, ठंडा पानी में कि गर्म पानी में? ऑक्सीजन किस में ज्यादा रहना पसंद करेगा? ठंडा पानी में। काहे कि ठंडा पानी में तो गैस बनकर उड़ा नहीं,
लेकिन गर्म पानी में ये तुरंत गर्म पानी अगर यह है, गर्म पानी का मतलब वो खौलता हुआ पानी नहीं समझ लेना, और ठंडा पानी मतलब बर्फीले एरिया का पानी। तो अब ये गर्म पानी में ऑक्सीजन वाष्प बनकर उड़ गया, मतलब यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और ठंडा मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ये बात क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ये गर्म होकर ऑक्सीजन ऊपर की ओर चला जाएगा, लेकिन ठंडा पानी में तो ऑक्सीजन घुला हुआ ही रहेगा, वह वाष्प बनकर नहीं उड़ा। तो अब मछली अगर चाहे कि हम यहाँ पर आ जाएं तो मछली किस पानी में जाना पसंद करेगी? यहाँ ठंडा पानी में, काहे कि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। क्योंकि मछली जो है ऑक्सीजन कहाँ, तो जल में से ही ग्रहण करती है। तो मछली चाहेगी कि हम कहाँ चला जाए, ठंडा वाला पानी में कि गर्म वाला पानी में? तो ठंडा पानी में। तो अब एक लाइन का हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन रहता है कि जलीय जीव ठंडा जल में रहना पसंद करती है, क्यों? या मछली जल में रहना पसंद करती है, क्यों? उत्तर क्या होगा कि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता अधिक होती है बनिस्पत की गर्म पानी के, इसलिए जलीय जीव ठंडा पानी में रहना पसंद करता है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, तीसरा नंबर लिखना, चलिए लिखिए, तो जलीय जीव ठंडे पानी में, जलीय जीव ठंडे पानी में रहना अधिक पसंद करता है, ठंडे पानी में रहना अधिक पसंद करता है, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता, ठंडे पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता गर्म पानी के अपेक्षा, गर्म पानी के अपेक्षा अधिक रहता है। चलिए, तीसरा पॉइंट हो गया कि ठंडा पानी गर्म पानी, जलीय जीव ठंडा पानी की गर्म पानी में, तो ठंडा पानी में रहना अधिक पसंद करता है। कारण बताने के लिए क्वेश्चन रहता है, क्यों? तुरंत बता दीजिएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की घुलनशीलता अधिक होती है। नेक्स्ट, चौथा नंबर, अगला नंबर देखा जाए कि जलीय यानी समुद्र में गोताखोर, नाम सुना होगा गोताखोर, वह गहरे समुद्र में वह जाता है और समुद्र के अंदर से विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ या जलीय जीव को वह पकड़ कर लाता है या उसमें रिसर्च वर्क करता है। समुद्र में, गहरे समुद्र में जहाज पर से गोताखोर भीतर की ओर कूद जाता है और उसको देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लिए हुए रहता है और हाथ पैर ऐसे मारते हुए समुद्र में भीतर की ओर चला जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोताखोर, स्कूबा डाइवर, उसको हम लोग कहते हैं स्क्यूबा डाइवर। डाइवर मतलब गोताखोर होता है, स्क्यूबा डाइवर उसको कहा जाता है। अब जब ये स्क्यूबा डाइवर गहरे समुद्र में जाता है तो होता क्या है कि ऊपर तो आसानी से वह तैरते रहता है, लेकिन जब भीतर समुद्र के नीचे गया, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं तब दिखाई पड़ेगा कि जैसे मान लिया कि ये समुद्र है, अब इसमें पानी है,
और इस पानी के अंदर वह जब नीचे की ओर जाता है तो पानी 1 फीट 2 फीट 150 फीट नहीं रहता है, किलोमीटर 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर भीतर तक का पानी इतना गहरा होता है। तो अब मान लिया कि यहां पर था स्क्यूबा डाइवर, यहां पर सोचना, तो ये स्क्यूबा डाइवर जब यहां था तो इसके शरीर पर तो केवल वायुमंडल का दाब पड़ा, लेकिन जब यह तैरते हुए यहां पर जब चला आया, यही आदमी जब यहां चला आया तो इसके शरीर पर इतना दूर में जो पानी है, ये सभी पानी, इतना दूर जो पानी है यहां पर, ये पानी यहां पर क्या किया, इस पर दाब लगाया, प्रेशर लगाया। अब जैसे ही प्रेशर लगाया तो इसके शरीर पर अब भी अगर कोई तैराक हो, चाहे कोई तैरना जानता हो, तो आप महसूस किए होंगे तैरने के समय कि ऊपर है तो आप आराम से तैर रहे हैं, लेकिन जैसे ही भीतर जाते हैं आपके शरीर पर ऊपर के पानी का पूरा दबाव नीचे की ओर आपके शरीर पर पड़ेगा। तो ये शरीर पर जब पड़ेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे, अब इसका पूरा का पूरा दाब बढ़ गया, तो ई प्रेशर जो यहाँ पर था, अब ई प्रेशर ई पानी सहित हाई प्रेशर शरीर पर लगना शुरू हो गया। तो जब हाई प्रेशर पानी पर लगना शुरू हो गया, पानी द्वारा शरीर पर, तो शरीर में जो ऑक्सीजन जा रहा था, तो ऑक्सीजन के साथ स्क्यूबा डाइवर जो ले जाता है उसमें नाइट्रोजन गैस भी रहता है। वो गोताखोर को देखे होंगे, एक सिलेंडर रखे हुए रहता है और उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस लेकर जाता है। तो केवल ऑक्सीजन गैस लेकर वो नहीं जाए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी उसमें मिला हुआ रहता है। तो 32% करीब ऑक्सीजन रहा और रेस्ट तो नाइट्रोजन रहा। तो अब इसका यहाँ जो गया तो इसके लंग्स में माने फेफड़ा में ये ऑक्सीजन तो घुला ही, अब प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो गया कि ऑक्सीजन के साथ कौन गैस, नाइट्रोजन गैस भी इसमें घुलना शुरू हो गया। तो जब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी घुलना शुरू हो गया तो क्या हुआ कि इसके वेसल में, मतलब कि नस में O2 के साथ कौन घुल गया, N2 भी घुल गया। ऑक्सीजन के साथ कौन घुल गया, N2 भी घुल गया। अब वो जब फिर नीचे से ऊपर की ओर आएगा तो ये नाइट्रोजन तो शरीर में घुला, सो वह शरीर में पचा नहीं, ऑक्सीजन तो घुल गया, लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, जैसे ही ऊपर आता है ये नाइट्रोजन चाहता है कि हम बाहर निकल जाए, नाइट्रोजन बाहर चाहता है निकल जाए। तो जब यह बाहर निकलना शुरू करता है तो यहाँ पर ब्लड वेसल में, मतलब खून के नली में क्या करता है, एक बुलबुला बनना शुरू हो जाता है, बबल, बुलबुला बनना शुरू हो गया। अब ये बुलबुला बनना जब शुरू हो गया तो उसको ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी देखते हो पाइप में कोई ऑक्सीजन अगर या कोई गैस फंस जाता है तो उसका सप्लाई बंद हो जाता है, तो उसके ब्रेन में खून जाना ही बंद हो जाता है, पूरे शरीर में खून जाना बंद हो गया, ब्रेन में जाना बंद हो गया। अब ऊपर जब आता है तो ये जोर से काफी दर्द से पूरे शरीर में उसका काफी दर्द होने लगता है, और वो दर्द के कारण इतना छटपटाने लगता है, कभी कभी उसका गोताखोर की मृत्यु हो जाती है। उस बीमारी को कहा जाता है ब्लेंड, उस बीमारी को कहा जाता है ब्लेंड कहा जाता है। तो जब समुद्री गोताखोर यानी समुद्र में स्थित, समुद्र में जो गोताखोर जाता है तो वह अपने साथ गैस का सिलेंडर ले गया, ठीक है। गैस सिलेंडर जब ले गया तो वहां उच्च दाब के कारण उस गैस की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगा। और जब घुलनशीलता बढ़ गया तो ऑक्सीजन के साथ कौन गैस घुस जाएगा, उसमें नाइट्रोजन गैस भी घुल गया। अब नाइट्रोजन गैस घुल गया तो
समुद्र के भीतर तो ऑक्सीजन अपना काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही गोताखोर जब ऊपर की ओर आता है, तो जब ऊपर की ओर आता है तो वह नाइट्रोजन किस रूप में निकलना शुरू होता है? बुलबुला के रूप में, बबल के रूप में निकलना शुरू हो जाता है, और वह ऑक्सीजन के चेन को, ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करता है? रोक देता है। अब आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो काफी जोरों की पीड़ा होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा तो आदमी मर भी सकता है। तो वैसे ही स्क्यूबा डाइवर जब ऊपर की ओर आता है तो काफी जोर से वह छटपटाने लगता है दर्द से, और उस बीमारी को क्या चीज कहते हैं? ब्लेंड कहा जाता है। उस बीमारी को ब्लेंड कहा जाता है। तो आजकल इस ब्लेंड से बचने के लिए गोताखोर जब जाता है तो पुराने जमाने में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेकर जाता था, और आधुनिक युग में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन तो रहता ही है, कुछ मात्रा में हीलियम गैस मिला दिया जाता है। हीलियम गैस मिला दिया जाता है तो उसके सॉल्युबिलिटी जो होती है वह क्या हो जाता है? वहां पर हीलियम के कारण नाइट्रोजन की घुलनशीलता कम हो जाती है, और वह हीलियम बुलबुला बनाने नहीं देता है, और इसलिए जब ऊपर गोताखोर आता है तो उसको यह परेशानी नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए गोताखोर जो गैस ले जाता है उसमें कौन कौन सा गैस रहता है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और तीसरा कौन? हीलियम। तो चलिए अब इस बात को लिख लिया जाए। चौथा नंबर, चलिए लिखिए। तो जब गोताखोर गहरे समुद्र में, जब गोताखोर गहरे समुद्र में जाता है तो ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी रक्त में घुल जाता है। नाइट्रोजन गैस भी रक्त में घुल जाता है, जिससे जब गोताखोर जिससे जब गोताखोर ऊपरी सतह पर आता है, ऊपरी सतह पर आता है तो रक्त नली में, तो रक्त नली में नाइट्रोजन गैस, रक्त नली में नाइट्रोजन गैस बुलबुला का निर्माण करता है। नाइट्रोजन गैस बुलबुला का निर्माण करता है।
नाइट्रोजन गैस बुलबुला का निर्माण करता है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तथा शरीर में असह्य पीड़ा, जिससे शरीर में असह्य पीड़ा का अनुभव होता है, जिसे ब्लेंड कहा जाता है, ब्लेंड कहा जाता है। ब्लेंड एक बीमारी हुआ जो गोताखोर में होगा, जिसे ब्लेंड कहा जाता है। असह्य पीड़ा का अनुभव होता है, जिसे ब्लेंड कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कर देना। ब्लेंड से बचने के लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ब्लेंड से बचने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हीलियम गैस मिला दिया जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ हीलियम गैस मिला दिया जाता है। उसका कंपोजिशन भी देखना चाहे तो ये रहता है O2, N2 और He। तो यहाँ पर जो रहता है N2 56.1 और 32.2% ऑक्सीजन, 56.1% नाइट्रोजन और इसमें 11.7% जो रहता है वह हीलियम गैस। नीचे कंपोजिशन बना लेना कि गैस जो पहले के जमाना में हीलियम गैस नहीं मिलाया जाता था, तो कौन रहता था? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब जो गोताखोर जाता है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी मिलाया जाता है, जिसकी प्रतिशत मात्रा कितना रहता है? 11.7%। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि O2 N2 के अतिरिक्त कौन सा गैस गोताखोर ले जाता है जिसमें सिलेंडर में, तो ये बात ध्यान में रखना है कि कौन सा गैस, तो हीलियम गैस उसमें रहता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। पांचवा नंबर, नेक्स्ट पॉइंट इसको देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखें कि पहाड़ पर हिमालय पहाड़ पर, विभिन्न बड़े बड़े पहाड़ की चोटी पर जो जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्लाइंबर या पर्वतारोही। तो मान लिया कि ये पहाड़, तो ये पहाड़ पर यहां से आदमी ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते चाहता है कि जैसे हिमालय पहाड़ पर जो सबसे पहले कौन चढ़ा था पता होगा, जीके में पूछा जाता है, हिलेरी और तेनसिंग, नाम सुने होंगे। तो ये जब पर्वतारोही ऊपर की ओर जाता है, चाहे जो आदमी पहाड़ पर ही रहता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर, जैसे अलास्का का पहाड़, तिब्बत का पठार हुआ, तो उस सभी जगहों पे पहाड़ पर ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कमने लगता है। तो जब ये पर्वतारोही ऊपर की ओर जाएगा तो फिर यह क्या करता है कि ऑक्सीजन लेकर जाता है।
तो ऑक्सीजन लेकर जाता है, तो ऊपर की ओर जैसे जैसे गए तो ऑक्सीजन की तो कमी होते गई। तो उच्च एल्टीट्यूड पर, उच्च अक्षांश पर जब पर्वतारोही जाता है तो वहां पर जैसे जैसे ऊपर गया तो सोचने, ऑक्सीजन का, इसमें ब्रेन में ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्रेन में जब ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन की मात्रा यदि अगर कम जाए तो फिर वहां सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अक्सर आप देखिएगा कि पहाड़ पर रहने वाला जो आदमी होगा बड़ा शांत होगा, ज्यादा उछल कूद नहीं करेगा, एकदम साधु सन्यासी के तौर पर रहेगा। काहे कि ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन की मात्रा कमने लगती है, तो कमने लगती है तो उसका विचार जो हो जाता है स्थिर होने लगता है, उसको सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ी सी कमना शुरू हो जाता है। और जब पहाड़ पर काफी ऊंच पर, जैसे आप जब अगर गए पहाड़ पर तो आपको तो आदत है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना, और ऊपर गए तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गया, कम गया, तो वहां सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम जाती है। और उस बीमारी को कहा जाता है एनॉक्सिया। उस बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, एनॉक्सिया। तो पर्वतारोही को जो बीमारी उच्च पहाड़ पर, उच्च पर्वत पर हो जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनॉक्सिया। और गोताखोर जो नीचे गया उसको जो बीमारी हुआ समुद्र के नीचे जब गया तो उसके कारण जो बीमारी हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेंड कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा एनॉक्सिया क्या है, तो पर्वतारोही के लिए, और ब्लेंड किसके लिए है, तो गोताखोर के लिए यह बीमारी का नाम है। तो जब पर्वतारोही उच्च अक्षांश पर जाता है तो वहां प्रेशर क्या हो जाता है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं दबाव कमते जाता है, तो दबाव जब कम जाएगा तो ऑक्सीजन जो हमको चाहिए था वह ऑक्सीजन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि घुलनशीलता किस पर निर्भर करता है, दाब पर, और ऊपर दाब क्या है, कम है, तो कम दाब है तो घुलनशीलता कम गया, तो कम गया तो ऑक्सीजन भी ब्रेन को कम मिला, और कम मिला तो बीमारी हो गया। अब बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, एनॉक्सिया कहेंगे। तो इसको ऐसे भी याद रखना कि पहाड़ के ऊपर ए एनॉक्सिया, और पहाड़ के नीचे माने समुद्र में बी, तो ए से एनॉक्सिया, बी से ब्लेंड। ठीक है, तो एनॉक्सिया और ब्लेंड दो तरह की बीमारी हुई। तो अब हम लोग लिख लें ऊपर वाला कि जब पर्वतारोही कहाँ जाता है, उच्च अक्षांश पर, उच्च अक्षांश पर हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो वहां प्रेशर क्या हो जाता है, कम जाता है, और प्रेशर जब कम जाता है तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है, जहां एक बीमारी उत्पन्न होता है जिसे एनॉक्सिया कहा जाता है। तो चलिए इसको लिखा जाए। चलिए लिखिए, तो जब उच्च अक्षांश पर, जब उच्च अक्षांश पर पर्वतारोही जाता है, जब उच्च अक्षांश पर पर्वतारोही जाता है तो दाब का मान घटने लगता है, तो दाब का मान घटने लगता है। अतः रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता, रक्त में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है, ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे
पर्वतारोही को सोचने समझने की क्षमता, पर्वतारोही को सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे एनॉक्सिया कहा जाता है, जिसे एनॉक्सिया कहा जाता है। तो ये आपने देखा हेनरी के नियम का डिफरेंट यूजेज, हेनरी के नियम का उपयोग। इसको हम लोग एक बार सम अप कर लें कि हेनरी का नियम क्या है तथा इसका दो उपयोग लिखें। ऐसे करके क्वेश्चन रहता है ये, हेनरी का नियम क्या है, इसके दो उपयोग को लिखें। तो हेनरी का नियम हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी द्रव में गैस की घुलनशीलता मोल भिन्नांक के समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल टू x, P बराबर KH इंटू x, जहां KH एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। यहां तक पढ़े। अब हेनरी का नियम का उपयोग, तो ये प्रेशर ध्यान में रहना है, यही प्रेशर घुलनशीलता है। तो प्रेशर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा।